इकाइनोडर्मेटा अब वो फाइलम है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, त्वचा, और इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन, कांटे। ऐसे जंतुओं की त्वचा जो होती है वो कांटों जैसी संरचना से भरी होती है। आप देख सकते हैं स्टारफिश, तारा मछली यहाँ दिख रही है, सी कुकम्बर यहाँ दिख रहा है। सभी में आप देखिए कि कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर या कुछ कांटे जैसी संरचना दिख रही है। तो इसका मास्टर कैरेक्टर हुआ इकाइनस, मतलब स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन दी बॉडी सरफेस। अब बात आगे बढ़ती है इनके हैबिटेट और हैबिट को लेकर के। तो इनका जो हैबिटेट होता है ये एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये पूरी तरह से समंदर में रहते हैं। ये मीठे पानी में नहीं पाए जाते हैं, ये ज़मीन में नहीं पाए जाते हैं, ये एक्वेटिक और वो भी मरीन एनिमल्स हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, इनमें पैरासाइटिक फॉर्म नहीं होता। आगे देखते हैं इनकी सिमेट्री कैसी होती है। सिमेट्री के विषय में बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इनमें एक खास तरह की सिमेट्री होती है क्योंकि ये दो तरह की सिमेट्री दिखाते हैं। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, जैसे कि इनके लार्वा को देखिए, ये लार्वा जो दिख रहा है आपको, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री दिख रही है। और जब ये एडल्ट स्टेज में आते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। इनका जो बॉडी फॉर्म होता है पेंटामेरस होता है। आप देखिए कि 5 एक्सिस में बटा हुआ है, 5 इसमें एक्सिस दिख रही हैं, 5 भुजाएं दिख रही हैं, और इसलिए ये पेंटामेरस होते हैं, पंचभुजी होते हैं। इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन जैसे कि मोलस्का में भी नहीं था और इसमें भी नहीं है, लेकिन मोलस्का में एक अपवाद था, नियोपैलिना, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ये कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनका, और एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ खास तरह का होता है। इनमें रक्त परिवहन तंत्र की तरह कुछ नहीं होता, बल्कि एक सिलोमिक फ्लूइड होता है जो कि इनकी कैविटी के चारों तरफ घूमता रहता है, जिसको हम हीमल या पेरीहीमल द्रव्य कहते हैं। और इस तरह से इनका जो परिवहन तंत्र है वो संपूर्ण होता है। रेस्पिरेशन के केस में आप देखते हैं कि ये जब इनमें एक विशेष संरचना होती है, उसके सहारे इनका रेस्पिरेशन पूरा होता है, इनका श्वसन पूरा होता है, और वो विशेष संरचना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल परिवहन तंत्र। तो इनमें रक्त परिवहन तंत्र की बजाय इनमें रक्त परिवहन तंत्र तो हमने देखा कि नहीं है, तो इनमें जल परिवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का देखिए स्ट्रक्चर आप कैसा दिख रहा है। एक छिद्रित प्लेट दिख रही है, एक पोरस प्लेट दिख रही है जिसको हम मेट्रोपोराइट कहते हैं। मेट्रोपोराइट से जो कनाल आ रही है, जो नली आ रही है, उसको हम स्टोन कनाल कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्टोन कनाल मुड़ के कहाँ जा रही है। जिस कनाल में जो पंचभुजी जो कनाल दिख रही है, जो नली दिख रही है, पेंटामेरस कनाल में घुस रही है। पेंटामेरस कनाल जो है वो रेडियल कनाल से कनेक्ट हो रही है, और रेडियल कनाल जो है वो लेटरल कनाल से कनेक्ट हो रही है। और ये सभी के सभी फिर जो लेटरल कनाल है उसमें देखिए एक स्वलन स्ट्रक्चर या फूली हुई संरचना दिख रही है जिसको हम एम्पुली कहते हैं। ये कंबाइंड रूप से, मतलब संयुक्त रूप से ट्यूब फीट बनाते हैं। और फीट क्यों कहते हैं? एक तो ट्यूब से मिली हुई संरचना है, और इसको फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का आइए हम देखते हैं कि इनमें महत्व क्या है। ये 3 तरह के कार्य संपादित करते हैं। एक तो लोकोमोशन, मतलब चलने फिरने और स्विमिंग का काम। दूसरा, ये काम करते हैं कैप्चर करते हैं फूड पार्टिकल्स को। और तीसरा, ये श्वसन में सहायक होते हैं। आगे की बात देखिए कि इनमें एक और ख़ास चीज़ होती है कि जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन डायोशियस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। इनका लार्वा होता है बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा। बच्चों, इकाइनोडर्मेटा की बात जब हम करते हैं तो हमने पहले भी देखा है कि इकाइनोडर्मेट्स आर क्लोजर टू द कॉर्डेट्स, मतलब ये कॉर्डेट के ज़्यादा करीब हैं या कॉर्डेट इकाइनोडर्मेट्स के करीब हैं। क्यों? 3 मुख्य बातें याद रखिएगा। सिमिलैरिटीज़ विथ
दी कॉर्डेट्स या इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के मध्य समानता वो क्या है? पहला है ये ड्यूट्रोस्टोमिक होते हैं। ड्यूट्रोस्टोमिक का अर्थ क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा है। ड्यूट्रोस्टोमिक का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिनमें जो बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ट्यूब है, मतलब नली के अंदर नली है, और जो माउथ है वो एनस के बाद विकसित होता है, उसको हम ड्यूट्रोस्टोमिक कहते हैं। सारे कॉर्डेट्स भी ड्यूट्रोस्टोमिक होते हैं, इसलिए कॉर्डेट्स की समानता यहाँ पर सिद्ध होती है। दूसरी बात आती है एंट्रोसिलोम। जो इनका सिलोम होता है वो सीजोसिलोमेट नहीं हो करके ये एंट्रोसिलोम, मतलब जो इनका सिलोम है, जो इनकी गुहा है, जो सिलोम है, वो एंटेरॉन से डेवलप होती है। ये एंट्रोसिलोमेट होते हैं। जो ये एंट्रोसिलोमेट होना भी कॉर्डेट से समानता दिखाता है। और तीसरी समानता है कि इनका जो स्केलेटन होता है वो मेसोडर्मली डेवलप होता है। तो ये थी इनकी समानता कॉर्डेट समूह से। अब बच्चों आइए देखते हैं इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन। तो इनकी सबसे पहले जो क्लास है वो है एस्टेरॉयडी, जिसका उदाहरण है तारा मछली या स्टारफिश। दूसरा क्लास है ओफिरॉयडी, जिसका उदाहरण है ओफ्यूरा या ब्रिटल स्टार। तीसरा क्लास है इकाइनोइडी। इकाइनोइडी का एग्जाम्पल है इकाइनस या सी अर्चिन। आप देख रहे हैं सी अर्चिन कितनी खूबसूरत दिख रही है। और चौथा है होलोथुरॉइडी, इसका एग्जाम्पल है होलोथुरिया, जिसको सी कुकुम्बर, बिल्कुल खीरे की तरह इसका आकार दिख रहा है, देखें सी कुकुम्बर। और उसके बाद की जो क्लास है वो है क्रिनोइडी, और क्रिनोइडी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है एंटीडॉन, जिसको हम कहते हैं फेदर स्टार। कितने खूबसूरत तरीके से आप देख रहे हैं इस चित्र में कि एंटीडॉन जो है वो बिल्कुल फेदर की तरह इसकी 5 भुजाएं दिख रही हैं, और इसलिए हम इसको कहते हैं फेदर स्टार। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा समाप्त हुआ। और अब हम शुरुआत करते हैं नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की एक समूह, जिसको हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। तो बच्चों हेमिकॉर्डेटा समूह में हम टंगवर्म, याद रखेंगे, टंग माने जीभ, जीभ कृमि, जिह्वा कृमि कह सकते हैं आप, टंगवर्म का अध्ययन करते हैं। इसका उदाहरण है बेलेनोग्लॉसस या सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मराइन होते हैं। इनमें जाहिर सी बात है कि ये सिलोमेट होंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और इनका जो हैबिटेट है अगर वो आप देखते हैं तो ये पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, और इनका जो शरीर होता है वो सेगमेंटेशन नहीं दिखाता, लेकिन इनके शरीर में जो 3 मुख्य रचना होती है वो है प्रोबोसिस। आप देखिए ऊपर की तरफ जो प्रोबोसिस दिख रही है, और नीचे में देखिए कॉलर, और उसके बाद नीचे में देखिए तो ट्रंक। इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इकाइनोडर्मेटा में हमने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। लेकिन बेलेनोग्लॉसस के केस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीट करते हैं। इनका परिवहन तंत्र ओपन होता है, मतलब खुले तरह का होता है, और साथ ही साथ श्वसन तंत्र जो होता है वो साधारण होता है, सिंपल होता है। इस हेमिकॉर्डेटा को अलग से अध्ययन करने का कारण क्या है? इसमें एक संरचना मिलती है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। पहले इसको नोटोकॉर्ड माना गया और धोखे से इसे कॉर्डेटा में सम्मिलित किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि स्टोमोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है, मतलब मेसोडर्म से नहीं बन रहा है, जबकि नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्म से बनता है। इसलिए फिर इसको कॉर्डेटा से अलग किया गया और इसको अलग से क्लास दी गई, और हम इसको कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। तो इसका जो प्रजनन तंत्र अब हम देखते हैं कि प्रजनन तंत्र कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं, और साथ ही साथ इनमें जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष विकास में लार्वा बनेगा, और लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा। याद रखेंगे टॉर्नेरिया लार्वा। हमने इकाइनोडर्मेटा में देखा था बाइपिनेरिया लार्वा, और यहाँ पर है टॉर्नेरिया लार्वा। तो इसके साथ ही हेमिकॉर्डेटा का समापन यहाँ होता है। आज हमने जो फाइलम देखे हैं वो हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का,
फाइलम इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। बच्चों, आज जो हमने फाइलम पढ़े उनका हम तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी में हम देखते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा कॉस्मोपॉलिटन है, सभी जगह पाए जाते हैं और सबसे बड़ा समूह है, लार्जेस्ट। मोलस्का को देखिए, ये सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद, और ये पानी में और भूमि में पाए जाते हैं। लेकिन यदि आप इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा को देखते हैं तो ये दोनों आपको एक्सक्लूसिवली मरीन दिखते हैं, मतलब केवल समंदर में मिलते हैं। बात आती है सेगमेंटेशन की, तो आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन होता है, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, इकाइनोडर्मेटा में सेगमेंटेशन नहीं होता, हेमिकॉर्डेटा में भी सेगमेंटेशन नहीं होता। फिर बात आती है कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, इसमें एक्सक्रीशन मेलपिजियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा हो रहा है। मोलस्का में एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, इनमें मोलस्का में जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो केबर्स ऑर्गन ऑफ बुजाइनस और किडनीज के द्वारा, और इकाइनोडर्मेटा में जो एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन हो रहा है वो तो सीधे डायरेक्ट बॉडी सरफेस से हो रहा है, उनमें किसी भी तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। अब बात आती है हेमिकॉर्डेटा की, तो हेमिकॉर्डेटा में देखिए प्रोबेसिस ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन होता है। परिवहन तंत्र की विशेषताएं देखें हम सभी में कंपैरिजन करके, तुलना करके, तो आर्थ्रोपोडा में ओपन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है और हीमोसील पाई जाती है। लेकिन इसी को यदि हम मोलस्का में देखते हैं तो परिवहन तंत्र ओपन है पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन है। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा अपवाद है और सिफेलोकॉर्डेट्स में परिवहन तंत्र बंद या क्लोज्ड है। इकाइनोडर्मेटा में देखिए तो परिवहन तंत्र नहीं है, बल्कि इनमें हीमल और पेरीहीमल फ्लूइड पाए जाते हैं, और इनकी जो विशेष रचना है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, जल परिवहन तंत्र की। अब आती है बात हेमिकॉर्डेटा की, तो इनमें परिवहन तंत्र ओपन टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखें तो सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और डेवलपमेंट आर्थ्रोपोडा में देखें तो इनडायरेक्ट है। इसके लार्वा आप गिन सकते हैं निम्फ, कैटरपिलर, मोगेट। मोलस्का का लार्वा है ट्रोकोफोर, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है बाइपिनेरिया, और हेमिकॉर्डेटा का लार्वा है टॉर्नेरिया। आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल सभी इंसेक्ट्स, बिच्छू, स्कॉर्पियन। मोलस्क का एग्जाम्पल स्नेल, लोलिगो, सीपिया, ऑक्टोपस, डोरिस। इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, और हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो इसके साथ ही आज की कक्षा का समापन होता है। बच्चों, आप सभी सुरक्षित रहें और अपने घरों में बैठ करके सुरक्षित रह करके अध्ययन करें, परीक्षा की तैयारी करें। आप सभी को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं।